वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? स्टे होम स्टे सेफ। गाइस ये हमारे मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पार्ट 6 है गाइस। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के हमारे लास्ट क्वेश्चन से क्या करेंगे गाइस, कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, वो हमसे क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, कोई स्पोर्ट की फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है जो सर्कुलर है, ठीक है, वृत्ताकार है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को उसका एक चक्कर लगाने में, वन राउंड लगाने में 18 मिनट्स का टाइम लगता है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और उसी का एक राउंड लगाने के लिए सेम रवि को कितने मिनट लगते हैं गाइस? 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। हमने माना उन लोगों ने एक ही जगह से और एक ही टाइम पे रनिंग करना स्टार्ट करी गाइस, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन भी क्या है? सेम, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने टाइम बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोबारा वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलें, इसमें उन्हें कितना टाइम लगेगा? समझ गए गाइस? कोई स्पोर्ट की फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है गाइस? 18 मिनट्स लगते हैं। और वहीं पर रवि को उसी एक चक्कर को लगाने में उसी जगह से कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। अब क्या होता है, दोनों सेम पॉइंट से और सेम जगह से सेम टाइम पर क्या करते हैं गाइस? राउंड लगाना चालू करते हैं। तो आपको ये बताना है वो दोनों दोबारा उसी पॉइंट पे आके मिलें, इसमें गाइस उन दोनों को कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने टाइम में वो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड टाइम निकालना है। तो गाइस क्या है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये हमने ऑब्जर्व करा है, रवि टेक्स लेजर टाइम देन सोनिया फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। कि एक चक्कर लगाने में रवि को सोनिया से कम टाइम लग रहा है गाइस। लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि रवि 12 मिनट में वन राउंड कंप्लीट कर लेता है और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं गाइस, है ना। तो रवि को सोनिया के कंपेरिजन में टाइम जो लग रहा है वो क्या है गाइस? कम है, ठीक है। एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, अब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। They will meet again at the same time when time Ravi will have completed one round of that circular path with respect to Sonia. As they are going in the same direction, अब जैसा कि वो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं गाइस, they will meet again at the same time, तो वो दोबारा उस टाइम पे मिलेंगे when Ravi will have completed one round of that circular path with respect to Sonia. जब रवि किसके रिस्पेक्ट में? सोनिया के रिस्पेक्ट में एक राउंड कम कर लेगा, उस टाइम पे वो दोनों मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है। एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस वन राउंड, और इस टोटल एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा ऑफ सर्कुलर पाथ पे, विल बी द एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि। वो सोनिया और रवि दोनों के टाइमिंग का गाइस क्या होगा? एलसीएम के इक्वल होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट। तो जितना भी उनका टाइम लगता है, उनके टाइम का हम गाइस क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे 12 और 18 का। समझ गाइस? तो हमें वो लीस्ट टाइम निकालना है, कम से कम टाइम निकालना है, जिसमें सोनिया और रवि अपने उस स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उन्होंने एक डायरेक्शन में मूव करना चालू करा वहाँ पे आके मिल जाए। तो हम कम से कम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, कम से कम कितना टाइम लगेगा उन दोनों को उस पॉइंट पे आकर वापस मिलने में। और कम से कम टाइम को, एट लीस्ट टाइम को मैथ की लैंग्वेज में गाइस क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो जितना भी टाइम रवि को और सोनिया को लगता है, वो दोनों के दोनों सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों के टाइमिंग का गाइस हम क्या लेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कम से कम टाइम निकालेंगे, कितना लगेगा गाइस, ठीक है। तो जो सोनिया का टाइम है गाइस वो 18 मिनट्स है, तो उसके फैक्टर क्या जाएंगे गाइस? 2 × 3 × 3। और जो रवि का टाइम है गाइस वो कितना है? 12 मिनट्स है, तो उसका फैक्टर क्या जाएगा गाइस? 2 × 2 × 3। और हम जानते हैं दो नंबर का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन पावर है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं और बचे हुए फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर गाइस कितनी है? 2 है नीचे और ऊपर 1 है, तो 2 की पावर 2 हो गया। और 3 की मैक्सिमम पावर गाइस कितनी है? 3 की पावर 2 है ऊपर, और नीचे 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये गाइस क्या होगा? हमारे एलसीएम होगा। तो 2 की पावर 2 4 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा गाइस, तो 9 4 या कितना होगा? 36। तो मतलब इन दोनों के टाइमिंग 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया गाइस? 36। तो देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो वो दोनों कम से कम एटलीस्ट 36 मिनट्स के बाद क्या होंगे गाइस? अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आकर मिलेंगे। समझ गए गाइस?
तो कभी भी हमें ऐसी वैल्यू निकालना हो जिसमें एक वैल्यू ज़्यादा हो एक वैल्यू कम हो, तो हम लीस्ट वैल्यू लेके चलते हैं जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो हम उन दोनों वैल्यूज़ का गाइस क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 36 मिनट्स आपका गाइस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमारी जो गाइस एक्सरसाइज 1.3 है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि हमें किसी नंबर को क्या करना है गाइस, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है गाइस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं हम किसी नंबर को गाइस। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम उसको रेशनल मान लेते हैं गाइस। क्या मान लेते हैं, रेशनल। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जानते हो आप गाइस, रेशनल नंबर में पी अपॉन क्यू होता है ना, जिनको हम क्या करते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता उनका गाइस। ठीक है, तो हम रेशनल मान लेते हैं, और अगर कोई चीज़ रेशनल प्रूव नहीं हो पा रही तो उसका मतलब वो क्या है, इरेशनल है। और आप जानते हो रेशनल नंबर में न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं करता, मतलब उनका कॉमन फैक्टर कभी भी एक जैसा नहीं होता। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है गाइस कि उनका एचसीएफ खाली एक होता है। याद रखना आप, कोई भी अगर नंबर रेशनल नंबर है तो उनका एचसीएफ खाली 1 होता है, 1 के अलावा उनका एचसीएफ गाइस और कोई सा भी नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे √5 को हमें गाइस क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करी, अपोजिट से गाइस। ठीक है, कॉन्ट्रेरी ले लिया उसका, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने तो मान लिया √5 क्या गाइस, रेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूफ करना था, हमने क्या मान लिया, √5 इज अ रेशनल नंबर। और जो भी रेशनल नंबर होते हैं उनको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख पाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, देयर फोर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स। अब हमने 2 इंटीजर ले लिया हमारे मन से, a और b, और हमने उसको क्या कर लिया गाइस, अगर हमने √5 को इरेशनल नंबर माना है तो उसको हम p का अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल टू मैंने गाइस कितना लिख लिया, a अपॉन बी। तो सच दैट √5 इक्वल टू a अपॉन बी। सबसे पहले मैंने √5 को क्या माना गाइस, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर माना है तो उसे मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने क्या मान लिया, ए बी, और फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने √5 को किसके इक्वल में लिख लिया, a अपॉन बी। तो √5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो गया जो फ्रैक्शन की फॉर्म a अपॉन बी के इक्वल है। ठीक है गाइस, ठीक है, और b नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी फ्रैक्शन का जीरो नहीं होता। अब यहाँ तक आ गया, इसके बाद क्या होगा, लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने मान लिया ए और बी का 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उनका एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता। देन वी कैन डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर। तो अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे हम ए और बी को डिवाइड भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। एंड अज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने मान लिया ए और बी क्या हमारे को प्राइम नंबर है। और मैंने अब गाइस क्या करा, बी का मल्टीप्लाई कर लिया √5 में। तो ए का वैल्यू गाइस मुझे कितना मिल गया, √5 बी। ए का वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू जैसे ही मिल जाएगा इसमें दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दूंगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए का इधर राइट लेफ्ट में स्क्वायर हो जाएगा a², और √5 बी का होल स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 5 बचेगा, और बी में तो रूट है नहीं तो b स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे गाइस क्या मिलेगा, a² इक्वल टू 5b² गाइस, यही मिलेगा। अब a² इक्वल टू 5b² है, तो अगर मुझे b² की वैल्यू निकालनी गाइस तो क्या आएगी, a² अपॉन 5 है ना गाइस, यही आएगी। b² इक्वल टू कितना होगा, a² अपॉन 5। तो इसका मीनिंग क्या है a² अपॉन 5 का, कि a² के डिवाइड में 5 है। तो इसका मीनिंग क्या गाइस, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है कि a² डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 5 से। मतलब 5 a² को डिवाइड कर रहा है। एंड इट कैन बी सेड दैट, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं a इज डिविजिबल बाय 5। अगर 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा गाइस। कैसे करेगा, अगर कोई नंबर किसी चीज़ के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो जिस चीज़ का स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल a² की जगह मैं 25 ले लूँ तो 25 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता गाइस, होता है ना। और 5 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा गाइस। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होता है। तो अगर a² 5 से डिवाइड है, अगर a का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से गाइस क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, इफ a² इज डिविजिबल बाय 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब 5 ने a² को भी डिवाइड करा, 5 ने a को भी डिवाइड करा। ठीक है, मतलब 5 इनका एक फैक्टर है, डिवाइड कर रहा है। अब मैंने क्या करा गाइस, अज्यूम कर लिया कोई दूसरा इंटीजर। ठीक है, लेट a इक्वल टू 5 के, मैंने a के इक्वल में 5 की एक वैल्यू इंटीजर में अज्यूम कर ली, वेयर k इज एन इंटीजर, वहाँ पे k कोई इंटीजर है। फिर मैंने दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी।
ए स्क्वायर इक्वल टू 5k²। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है गाइस, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल है 5b² के, तो ए स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे 5b² और 5b के स्क्वायर में कितना होगा गाइस 5k², यही आएगा। अब 5k² और 5b² को सॉल्व करेंगे गाइस, तो 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25k², उधर कितना हो जाएगा गाइस 5b²। अब 25k² और 5b², तो जो 5 है गाइस वो इंटू से काय में जाएगा डिवाइड में, तो 5 से 25 क्या हो जाएगा इस डिवाइड, तो कितना बचेगा ओनली b² इक्वल टू 5k² है ना। जब हम 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट में खाली गाइस कितना बचेगा b² इक्वल टू 5k²। अब b² इक्वल टू 5k² बचा है, तो k² के इंटू में जो 5 लिखा है गाइस वो इंटू से b² के काय में जाएगा डिवाइड में, तो इसका मीनिंग होगा k² की वैल्यू क्या जाएगी b²/5, और b²/5 का मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाय 5, कि b² किससे डिवाइड हो रहा है गाइस 5 से डिवाइड हो रहा है। और अभी मैंने बताया अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड हो जाता है, तो अगर b का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा, तो यही लिखा हुआ गाइस, दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाय 5 एंड हैंस b इज डिविजिबल बाय 5, तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। दिस एम्प्लाइज दैट a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो आपने देखा ऊपर वाले केस में 5 ने क्या करा a² को डिवाइड करा, तो उसने a को भी डिवाइड कर दिया। नीचे वाले केस में 5 ने b² को डिवाइड करा तो b को भी डिवाइड कर दिया। मतलब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहा है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा है। तो उसका मीनिंग क्या है, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है 5, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू दैट फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधी हो गया, अपोजिट हो गया। हमने ए और बी को को प्राइम नंबर माना है, उनका सेट माना है, और ए और बी को हमने रेशनल नंबर लिया गाइस, और रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होता। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। लेकिन यहाँ पर 5 ने न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने उल्टा अज्यूम कर लिया है। हैंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q, क्योंकि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर निकल आया जब हमने उसको a/b की फॉर्म में लिखा √5 को, और a/b की फॉर्म में लिखा तो मतलब रेशनल माना था, और रेशनल नंबर का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 क्या है कॉमन फैक्टर, इसका मतलब वो a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता √5, तो इसका मतलब क्या गाइस कि वो रेशनल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और रेशनल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो गाइस क्या प्रूफ होगा इर्रेशनल नंबर। सो वी कैन से दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। समझिए गाइस, तो किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए पहले आप रेशनल लो, फिर उसका कोई कॉमन फैक्टर निकाल दो, अगर कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो वो क्या होगा